हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं आरआरबी एएलपी ग्रुप डी के लिए स्पेशल जनरल साइंस के लाइव सेशंस लेकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी 30th क्लास है और हमने फिजिक्स को 90% कंप्लीट कर लिया है। कुछ गिने चुने टॉपिक रह गए 6-7, जिन्हें हम धीरे धीरे आगे कंप्लीट कर लेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी को गुड मॉर्निंग, वेलकम। जिन लोगों की पहली क्लास है, बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। अच्छे से पढ़िए और कामयाब होइए। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है एसी, डीसी एंड मैग्नेटिज्म। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम एसी डीसी सुनते तो रहते हैं कि ये एसी करंट है, ये डीसी करंट है, लेकिन हमें थोड़ी चीजें समझ में नहीं आती। तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, पता चला फिर बोलने लायक नहीं रहा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, थोड़ा साथ दीजिएगा, ठीक है। तो पहला है एसी करंट। एसी जिसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट कि इसकी जो डायरेक्शन है, हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। नाम से कैसे पता चल रहा है? तो देखो, जब हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बचपन से पढ़ते हैं या जब हम यूज करते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है डायरेक्ट करंट। हमारा जिससे सबसे पहले वास्ता पड़ता है, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों की गाड़ी होती है, गाड़ी में छोटे छोटे सेल पड़े होते हैं, जो हम छोटे टॉयज बचपन में चला रहे होते हैं, वो रिमोट वाले। तो उनमें क्या होता है, जो सेल होते हैं, ये जो सेल होते हैं, ये एक एग्जैक्ट मतलब एक इक्वल अमाउंट में वोल्टेज देते हैं। और इक्वल अमाउंट में समान वोल्टेज देने के बाद में ये कुछ समय बाद बीत जाते हैं। इक्वल वोल्टेज, समान वोल्टेज देने के बाद में ये कुछ समय बाद बीत जाते हैं। कहने का मतलब कि जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो डायरेक्ट करंट होता है, जिसे हम डिस्ट धारा बोलते हैं, डिस्ट धारा, इसकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो एक समान होती है, एक दिशा। इसकी जो डायरेक्शन कैसी होती है, वो एक तरफ। अगर इस तरफ है तो बिल्कुल इसी तरफ। जैसे हमने जब डायग्राम बना के देखा था, सर्किट, इस तरह से सर्किट बनाते थे। यहां पे रेसिस्टेंस मान लो, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव धारा रखते थे। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की जो धारा होती थी वो एक तरफ। यहां पे सेल या बैटरी लगाते थे, और सेल और बैटरी क्या देता है? डायरेक्ट करंट देता है। लेकिन हमारे घर में टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन या जो प्रेस वगैरह चलती हैं, उनमें जो इस्तेमाल होती है उसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। इसमें क्या होता है, इसकी डायरेक्शन एक समान नहीं होती। समय के साथ में इसकी डायरेक्शन एक बार ऊपर, एक बार नीचे। कहने का मतलब ये जो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, ये साइकिल्स में चलता है। किस में चलता है? ये फ्रीक्वेंसी साइकिल्स, मतलब एक बार एक दिशा में, फिर दूसरी में, फिर दूसरी में, फिर पहली वाली में। इसका मतलब, और ये जो पूरा अपना लास्ट तक पहुंचता है, इसको बोलते हैं पीक। पीक मतलब बिल्कुल जो सबसे ऊपर का, जो इसका क्षितिज मान होता है, जो या इसका शिखर मान। कहने का मतलब है कि एक बार ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसकी जो दिशा होती है वो बदलती रहती है। अगर इसका इलेक्ट्रिक सर्किट आप बना के देखोगे, तो इसका मतलब इधर भी जा सकता है करंट और इधर भी जा सकता है, क्योंकि एक बार दूसरी दिशा में, एक बार दूसरी दिशा में। तो इस धारा को बोल देते हैं अल्टरनेट धारा। और ये वोल्टेज और करंट दोनों के लिए होता है। अगर करंट बदलता है तो साथ साथ वोल्टेज भी बदलता है। जबकि जो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी, वो इस तरह से नहीं चलता। समझ में आ रहा है कुछ? प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग का मतलब है कि ये अल्टरनेट साइकिल्स में चलता है, अपनी दिशा बार बार बदलता रहता है। और बदलता कैसा रहता है? कुछ समय बाद, पीरियोडिकली, कुछ टाइम बाद, धीरे धीरे, मतलब पहले कुछ टाइम ऊपर, फिर कुछ टाइम नीचे, फिर कुछ टाइम ऊपर, फिर कुछ टाइम नीचे। जबकि जो अपना डायरेक्ट करंट होता है, डिस्ट धारा, ये हमेशा एक डायरेक्शन में चलता है। ये समय के साथ अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता।
तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये जो हम अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, ये दो तरह का होता है, एक एसी और एक डीसी। लेकिन जो ज्यादातर भारी चीजों को वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, इन सबको चलाने के काम आता है, वो कौन सा होता है? अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? अब इसके बारे में थोड़ी सी चीजों को और पढ़ लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, कि एक तो ये पीरियडिकली डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, पीरियडिकली चेंज डायरेक्शन, दिशा बदलती रहती है कुछ कुछ समय बाद इसकी, और ये जो दिशा तो बदलती रहती है। अब हम ये जो एसी करंट है, इसको जिस वेव से शो करते हैं, इसको बोलते हैं वेव फॉर्म, मतलब तरंग का रूप, कि कौन कौन से तरंग रूप से। तो इसको कई सारे तरंग रूप से दिखा सकते हैं। एक तो ये वाला अपना, इसको बोलते हैं साइन वेव, इसको क्या बोलते हैं? साइन तरंग। ठीक है, दूसरी होती है ट्रायंगल वाली, इस तरह की ट्रायंगल बना बना के इससे दिखा सकते हैं। एक तीसरी होती है स्क्वायर वेव, इस तरह से। तो मतलब हम अल्टरनेटिंग करंट की जो वेव फॉर्म होती है, उसे अलग अलग प्रकार से दिखा सकते हैं। अगर हम साइन वाले से दिखाते हैं तो वोल्टेज का एक चीज यहां पे ध्यान से देखो, कि ये जो सबसे ऊपर की जो वैल्यू है, पीक या जो शिखर है, ये पीक वैल्यू, और फिर नीचे ये नीचे। तो हमें क्या चाहिए? एसी के केस में एक बिल्कुल एवरेज वैल्यू चाहिए। एक कौन सी वैल्यू चाहिए? मीन वैल्यू कह लो या माध्य। भाई हम तो एक बार पीक ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, एक बार पीक नेगेटिव, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में वोल्टेज कितने हैं। तो हमने उसके लिए क्या ले ली? मीन वैल्यू ले ली। और इस मीन वैल्यू को क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर माध्य इसका हिंदी में नाम होता है, एक सेकेंड, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे क्या कह देते हैं? आरएमएस वैल्यू। क्योंकि जो वोल्टेज और करंट होता है वो बार बार चेंज होता रहता है, तो हमने उसके लिए क्या बना दी? एक मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल दी कि भाई ठीक है, ये हमारी एक एवरेज वैल्यू है, इसके हिसाब से हम मतलब एसी की कितने वोल्टेज है, कितना करंट है, इसका ज्ञान कर लेंगे। और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूले को दिमाग में रख लीजिएगा अच्छे से। वोल्टेज के लिए जो वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज होते हैं, आरएमएस, ठीक है, और पीक वोल्टेज के बीच में जो रिश्ता होता है या जो रिलेशन होता है, आरएमएस वोल्टेज इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। कहने का मतलब अगर आप पीक वोल्टेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? VRMS या अंडर रूट 2 VRMS। कहने का मतलब है कि एक चीज को समझिएगा कि वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर पे आपने वोल्टेज नापे, कितने आई? 220 वोल्टेज आई। कितने आई? 220 वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर जो वोल्टेज की वैल्यू दिखा रहा है वो मीन या आरएमएस वैल्यू दिखा रहा है, जबकि जो एक्चुअल में पीक वोल्टेज जो आ रहे हैं, अगर 220 वोल्टेज का करंट आपके यहां पर आ रहा है बिजली, तो उसमें जो शिखर वोल्टेज होगा, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वोल्टेज की, पीक, वो हो जाएगी अंडर रूट 2 इंटू 220, लगभग 311 वोल्टेज के इक्वल। इसलिए जो अगर डीसी में 220 वोल्टेज की बात की जा रही है और एसी में 220 वोल्टेज की बात की जा रही है, तो असल में वास्तविक रियल में ज्यादा वोल्टेज किसके होंगे? इसके, क्योंकि इसके पीक वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है? ये इसका आरएमएस होता है, और पीक जो होता है वो आरएमएस का अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाता है, अंडर रूट 2 गुणा हो जाता है। इसको आरएमएस को क्यों लेते हैं वो अभी मैंने बताया कि ये चेंज होती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम। तो हमने एक एवरेज वैल्यू ले ली, और एवरेज वैल्यू को हमने क्या बोल दिया? आरएमएस। ये एक हमारी एवरेज औसत है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो ये औसत ले लिया। और जो पीक वैल्यू होती है वो औसत का अंडर रूट 2 गुणा ज्यादा होती है। सेम टू सेम करंट में होता है, जो आरएमएस करंट होता है वो पीक करंट का, मतलब जो पीक करंट होता है वो आरएमएस का अंडर रूट 2 टाइम्स होता है। वो पीक मतलब करंट के केस में भी होता है, विद्युत धारा के केस में, और वो वोल्टेज के केस में भी होता है। ठीक है,
तो ये हो जाता है अल्टरनेटिंग करंट। जबकि जो अपना डायरेक्ट करंट है वो हमेशा अगर उसमें 220 वोल्टेज है तो वो 220 वोल्टेज जब तक कि वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता, जैसे इन्वर्टर है 220 वोल्टेज दे रहा है तो वो 220 ही देगा, उसकी कोई आरएमएस वैल्यू नहीं होती क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। अब कहीं कहीं ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एसी की मतलब क्या खासियत होती है, एसी की क्या एडवांटेजेस होती हैं जिसकी वजह से इसको डीसी के ऊपर प्रीफर किया जाता है। भाई देखो डीसी में 220 वोल्टेज है, 220 के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन जहां पे बिजली बनाई जाती है वहां पे एसी, जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट, हाइडल वगैरह, जहां पानी से बिजली बनाई जाती है, हवा से बिजली बनाई जाती है, वहां पे बिजली जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है एसी वाली। और एसी वाली के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, तो एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, प्रत्यावर्ती धारा के लाभ, प्रत्यावर्ती धारा के क्या हो गए लाभ। तो क्या है कि इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक, इसको लंबे डिस्टेंस तक, लंबी दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है विदाउट मच एनर्जी लॉस, विदाउट मच एनर्जी लॉस। मतलब हाई वोल्टेज रख के आपने देखा होगा 11,000 वोल्ट की लाइन होती है, 33,000 वोल्ट की लाइन होती है ना। तो ये जो लाइन होती है इनसे जब ज्यादा वोल्टेज की बिजली निकालती हैं तो जो एनर्जी होती है, रेसिस्टेंस वगैरह, वायर जो होता है वो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, तो रेसिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी का लॉस होता है वो हाई वोल्टेज पे थोड़ा कम होता है, इसलिए एसी प्रीफर की जाती है। सेकंड, एसी को डीसी में आराम से कन्वर्ट कर दिया जाता है, एसी को डीसी में रेक्टिफायर से, रेक्टिफायर नाम का एक डिवाइस होता है वो एसी को डीसी में आराम से बदल देता है। मतलब इसके दो तीन ये फायदे हो गए, एक तो इसको लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है, जहां से बिजली बन रही है, मान लो बिजली बन रही है हरिद्वार, और हरिद्वार से कहां जा रही है नोएडा, ऐसा सोच के, तो उसमें क्या है कि एसी बिना कम मतलब ज्यादा एनर्जी का लॉस किए, उसमें ऊर्जा का जो लॉस होता है, हानि होती है, वो ज्यादा नहीं होती, लंबी दूरी तक ट्रेवल कर सकती है एनर्जी इसकी फॉर्म में, एसी की फॉर्म में। दूसरा, एसी से डीसी में बदलना भी आसान होता है, किसकी मदद से, एक रेक्टिफायर नाम का डिवाइस होता है उसकी मदद से। ठीक है, अब जितने भी ये देश होते हैं, जितनी भी अलग अलग जगह होती हैं, वहां पे सबने अपने यहां का जो ये साइकिल्स है, नंबर ऑफ साइकिल, इनको तय कर रखा है। तो भारत में जो फ्रीक्वेंसी है एसी की वो भी फिक्स है, भारत में एसी की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो फिक्स है, तय है पहले से, और वो है 50 हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में कितनी साइकिल पूरी करती है एसी, 50, मतलब लगभग 100 बार ऊपर नीचे जाती है, 50 बार ऊपर 50 बार नीचे, और इस तरह से 100 बार ऊपर नीचे जाके कितनी साइकिल कंप्लीट करती है, 50 हर्ट्ज। हर एक कंट्री के लिए सबने अपने अलग अलग एसी की वैल्यू को, एसी की फ्रीक्वेंसी को डिसाइड कर रखा है, तय कर रखा है, निश्चित कर रखा है, और भारत में कितनी है वो 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज हमारे यहां पे फ्रीक्वेंसी है, इसको लिख लीजिएगा। अब एसी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, एसी की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। डिसएडवांटेजेस कैसे कैसे कि इसका एसी जो होती है ये अट्रैक्टिव होती है, मतलब अगर आप इससे चिपक जाओगे तो अपनी तरफ खींच लेगी, जबकि डीसी कैसी होती है, रिपल्सिव। तो डीसी का अगर शॉक लगता है आपको, ये होती है विकर्षित, मतलब ये दूसरी तरफ फेंक देगी आपको अपने से दूर, और ये आकर्षित कर लेगी। इसलिए अगर आपको किसका, एसी का शॉक लग जाता है, एसी के वायर को छू लेते हैं तो वो अपनी तरफ खींच लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, वो हमारे हाथ से वायर नहीं छूटता, जबकि डीसी क्या होती है, रिपल्स कर देती है। तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मतलब नुकसानदायक है कौन सा, एसी। दूसरी बात, एसी का जो शॉक होता है उसमें की वोल्टेज भी ज्यादा होती है। मान लो अभी जैसे बताया 220 वोल्टेज का डीसी का शॉक लगे और 220 वोल्टेज का एसी का, तो एसी का
एक्चुअल में 311 वोल्ट होगा, तो इसके वोल्टेज ज्यादा होंगे, हानि फिर भी किससे होगी, एसी से ज्यादा होगी। हानि किससे ज्यादा होगी, एसी से ज्यादा नुकसान होगा। दूसरी बात, एसी को इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह जो होती हैं, कल बताया था ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, कि मान लो पानी का अपघटन करना हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन में इसका इस्तेमाल नहीं होता। विद्युत अपघटन में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन नहीं होती, ये बार बार अपनी दिशा चेंज करती है। जबकि विद्युत अपघटन में क्या हो कि हमें एक ही डायरेक्शन में करंट बहे, जिससे कि अगर हमारी कोई चीज कैथोड पे आ रही है तो वो कैथोड पे आ जाए, कोई चीज एनोड पे आ रही है तो वो चीज हमारी एनोड पे आ जाए। तो इस वजह से हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, डीसी का। क्या लगाते हैं, कोई सेल, कोई बैटरी या किसी डीसी के अदर स्रोत को लगाते हैं, सोर्स को। जबकि एसी को लगाने से क्या नुकसान होगा कि दोनों डायरेक्शंस में बहेगी, जिससे कि मतलब जो एक्सचेंज है कैथोड और एनोड में जो बदलाव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफॉर्मर। देखिए, जब ये बिजली बनाई जाती है तो मैंने बताया हाई वोल्टेज में इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, लेकिन हम तक कैसे पहुंचती है ये, हम तक तो 220 वोल्टेज, इतने वोल्टेज तक आ जाती है। तो वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का जो काम करता है वो करता है ट्रांसफॉर्मर। क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम होता है एसी के वोल्टेज को, एसी के जो वोल्टेज होते हैं उनको इंक्रीज और डिक्रीज कर देना, किसके हिसाब से, जैसी जरूरत उसके हिसाब से। दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेप अप। स्टेप अप मतलब जो वोल्टेज बढ़ा देता है, ऊंचाई, ये क्या कर देता है, वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, स्टेप अप। दूसरा होता है स्टेप डाउन। जो स्टेप डाउन होता है, अपचाई, ये डिक्रीज कर देता है, वोल्टेज को कम कर देता है, लेस कर देता है। ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण। इसके अनुसार अगर आप किसी चीज के अंदर से आपने इलेक्ट्रिसिटी निकाली तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिज्म डेवलप होगा। कल मैंने बताया था कि अगर किसी वायर के अंदर से बिजली बह रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक। इसके अंदर से अगर लाइट करंट जा रहा है तो इस करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, चुंबकीय, मतलब इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र विकसित हो जाएगा। और उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये जो मैग्नेटिक नीडल होती थी, ये जो कंपास होती थी, ये इसे डिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसी तरीके का क्या होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें सिस्टम बना होता है। ये दो तरह का तो बताया, तो कुछ ऐसा समझ लो कि इसके इस तरह बीच में कुछ कॉइल्स होती हैं इस तरह से, मतलब, और कुछ कॉइल इस तरफ होती है, मतलब इस तरफ कुछ टर्न होते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल। और इसमें जितने ये फेरे हैं, टर्न्स, इनको बोल दिया जाता है एनएस। मतलब एनएस मतलब सेकेंडरी कॉइल कितनी है, मतलब सेकेंडरी उसमें फेरे कितनी है। इस तरफ वाली जो कॉइल होती है इसको बोल दिया जाता है प्राइमरी कॉइल, और इसको दिखा दिया जाता है एनपी। और इसका एक फॉर्मूला होता है एनएस से एनपी के लिए। Vs अपॉन Vp इक्वल टू NS अपॉन Vs अपॉन Vp इक्वल टू NS अपॉन NP। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहने का मतलब है कि अगर नंबर इसमें ज्यादा संख्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, किसमें, इसमें मान लो इसमें 12 हैं या इसमें मान लो 100 हैं, और इसमें कितने हैं 50। तो देखो अगर इसमें 100 हैं, इसमें 50 हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो वोल्टेज हो जाएंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। वोल्टेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वोल्टेज और कितने इस कॉइल में फेरे होते हैं, टर्न्स होते हैं, कितने फेरे होते हैं या टर्न्स होते हैं, इनके बीच में एक रिलेशन है जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो।
और ये जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो है इसके अनुसार अगर इसमें कम है या इसमें ज्यादा है तो उसके बेसिस पे पता चलता है कि ये वोल्टेज को बढ़ाएगा या वोल्टेज को घटाएगा। तो अगर इसमें ज्यादा है इसमें कम है, ठीक है, तो भैया देखो NS में ज्यादा हो गए इसमें कम हो गए तो जाहिर सी बात है इसका जो रेशियो होगा ये 1 से ज्यादा होगा। ये जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो है ये 1 से ज्यादा होगा। तो ये कैसा फॉर्मर है, मतलब ये कैसा ट्रांसफॉर्मर है, 1 से ज्यादा अगर इसका रेशियो है तो स्टेप डाउन। कैसा है, स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन, क्योंकि नंबर ऑफ सेकेंडरी में कम है तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेप डाउन। दूसरी बात इधर ही लिख देता हूं इसको, अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी में NP से ज्यादा है तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा, ये कैसा हो जाएगा, स्टेप डाउन। और अगर NP और अगर इस सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है, किससे, इससे, मतलब इधर 50 हैं और इधर कितने हो गए, 100, तो भैया ये क्या कर देगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टेप अप, ऊंचाई। क्या नाम हो जाएगा इसका, स्टेप अप, ऊंचाई। इसमें हिंदी नामों में बहुत ज्यादा इसका मतलब प्रॉब्लम कर देते हैं, अपचाई, ऊंचाई। तो स्टेप अप कहने का मतलब है ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, अप माने ज्यादा। तो दूसरी वाली जो कॉइल होती है जिसे द्वितीयक कुंडली बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल, कुंडली, कॉइल माने कुंडली, इसमें क्या हो जाता है, अगर इसमें ज्यादा है तो ये बढ़ा देगा और अगर इसमें कम है तो जाहिर सी बात है घटा देगा। ट्रांसफॉर्मर काम किस पे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, उसकी वजह से मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ, मैग्नेटिज्म डेवलप होने की वजह से इसमें करंट डेवलप हो गया। आज मुझे भी कुछ मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, ठीक है, चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन लगा लेते हैं अब, ठीक है, परेशान मत होइए। हाँ, इसमें स्टेप डाउन में 1 से कम होता है, क्योंकि अगर इसमें कम हो गई, ये ज्यादा हो गई, जैसे मान लो ये 2 हो गई, ये 1 रह गया, तो जाहिर सी बात है 1 से कम रह गया ना, तो रेशियो 1 से कम होता है तो स्टेप डाउन, और रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो स्टेप अप। ACDC में अभी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, ACDC में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, ठीक है, फिर देखते हैं। अरे हर दिन मजा ही आएगा, हर दिन मजा ही लोगे, किसी दिन कुछ हो जाता उस दिन देख भी लिया करो। तुरंत आज मजा नहीं आ रहा, मुझे भी पता है नहीं आ रहा। क्वेश्चन लगाइए सर पहला। हाँ भैया मुझे पता है, भाई मजा कहां से लेके आऊं मैं, ये इलेक्ट्रिसिटी है। याद रखना फिजिक्स का सबसे अजीब टॉपिक होता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें हमें प्लस माइनस, कहां कौन सा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ऊपर नीचे जा रही है या सीधी जा रही है, इसमें हमें चीजों को समझना पड़ता है। इसमें ऐसे नहीं होगा जैसे आप समझ रहे हो। क्या गलत बता दिया हूं, स्टेप अप स्टेप डाउन सही तो बताया हूं भैया। अगर सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है, समझो, सॉरी ये मैं प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको डिफरेंस, इधर वाली हो जाती है सेकेंडरी, हो सकता है इसमें सेकेंडरी, इधर वाली जो हो जाती है ये हो जाती है प्राइमरी। तो देखो अगर इसमें ज्यादा है इसमें कम है तो इसका रेशियो होता है VP अपॉन VS, NP अपॉन NS, ठीक है। अगर प्राइमरी में ज्यादा है, प्राइमरी कॉइल में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसमें ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और इसमें क्या है कम, तो क्या होगा, NP NS से कम है, जैसे NS मतलब 2, ये 1, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से कम, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप अप। यही तो बताया हूं, और क्या बता दिया भाई। देखो सेकेंडरी में अगर ज्यादा हो गई
तो स्टेप अप, और दूसरे में कम हो गई। अच्छा, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया। ओके, सही कह रहे हो। ये जो है ना सर, इसको हटा दो, एक सेकंड क्वेश्चन को। ये वाला है ना, आप ये कहना चाह रहे हो, इस सेकेंडरी और इसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया, ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, देखो इसको है ना, बाकी सारे को काट के इसको कर लो, अब समझ जाओगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, देखो ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में जो इधर कॉइल मिलती हैं इसको बोलते हैं सेकेंडरी, पहली प्राइमरी वाली प्राथमिक जो आपको शुरुआत में मिलेगी। ये जो दूसरी तरफ होती हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, द्वितीयक, इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक। अब समझो, अगर इसमें मान लेते हैं इसकी पहली वाली में ज्यादा है, ठीक है, दूसरी वाली में क्या हो गए, कम। वो तो हम सही समझ रहे थे कि पहली वाली में ज्यादा दूसरी वाली में कम, सिर्फ रेशियो लिखने में गड़बड़ आ रही थी। तो क्या होगा, ये जो काम करेगा किस तरीके से काम करेगा, ये करेगा स्टेप डाउन की तरह। कैसे काम करेगा, स्टेप डाउन की तरह। तो जैसे मान लो इसमें रह गए 1 और प्राइमरी में रह गए 2, इसमें 2 इसमें 1, मतलब इसमें ज्यादा और इसमें क्या रह गए, कम। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से कम। 1 से कम मतलब डाउन, 1 से कम हो गया तो क्या हो गया, डाउन। तो क्या हो गया, स्टेप डाउन। सिर्फ इस फॉर्मूले में दिक्कत आ रही थी, बाकी ठीक था। दूसरे केस में क्या हुआ कि मान लो इसमें क्या हो गए, कम और इसमें हो गए ज्यादा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सेकेंडरी वाली ज्यादा हो गई तो रेशियो क्या हो जाएगा, मान लो ऊपर 2 हो गए नीचे 1, तो रेशियो 1 से ज्यादा हो जाएगा। अगर रेशियो 1 से ज्यादा हो जाता है तो ये नंबर ऑफ संख्या इंक्रीज हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो गया, तो क्या हो गए, अप। इसीलिए क्या बोल देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। भूल से आज पहली गलती हो गई है क्लास में, चलो कोई नहीं, हो जाती है, कभी ध्यान नहीं रहता किसी चीज का। रात मैंने एक्चुअल में सच में नोट्स को देखा भी नहीं था। रात तो पता नहीं क्या हुआ, नींद इतनी तेज आई, 10 बजे ही 11 बजे जैसे क्लास एंड की, यहीं ऑफिस में ही सोफा पे लेटा और सो गया। सुबह करेक्ट 8:30 बजे आंख खुली। अब तो सही है ना, अब सही है ना, चलो ठीक है, थैंक यू। वो हो जाती है बच्चे, माफ करना, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। चलो कोई नहीं, सर अब क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला, दोबारा करा दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है, दोबारा करा दूंगा, अभी क्वेश्चंस कर लो। दोबारा करा दूंगा अभी, आप लोग कतई भी परेशान मत होइए। A wire of resistance is melted to form a conductor half of its previous length. Find the new resistance. क्वेश्चन कीजिए, आए हुए क्वेश्चन से सारे के सारे। दोबारा करा दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। एसी डीसी में क्या रॉन्ग कर दिया, ट्रांसफॉर्मर में वो लिख दिया था, अरे एसी भैया अल्टरनेटिंग होती है, डीसी सीधी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, उसमें क्या गलत कर दिया, अजीब बात कर रहे हो। एक आर नाम के रेसिस्टेंस का वायर है,
उसको 5 हिस्सों में बांटा गया, ठीक है, सॉरी, उसको दोबारा से मेल्ट करके उसकी आधी लेंथ के बराबर। तो देखो, जब रेसिस्टेंस R था पहले वाले केस में, ओरिजिनल केस 1 में, समझिएगा, तो रेसिस्टेंस R था, तो इसकी जो लेंथ L थी और एरिया कितना था A। अब समझिएगा, एरिया कितना था L, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लंबाई थी L, एरिया था A, तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया, इतना। क्लियर है। सेकंड केस में क्या हुआ, इसको मेल्ट किया गया, मेल्ट करके इसकी जो लंबाई है, सेकंड लंबाई, न्यू लंबाई या न्यू लेंथ, नई लेंथ कितनी कर दी गई, पहली की आधी। न्यू लेंथ कितनी कर दी गई, पहली की आधी। और इसका अब एरिया हमें नहीं पता कि इसका नया एरिया कितना होगा। समझिएगा कि देखो, पहले वाले का एरिया है A, ओरिजिनल लेंथ कितनी है L। अब उसको पिघला के, जैसे मान लो ये वायर है, इसको पिघला के क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है एरिया पे भी असर आया होगा। अब एक चीज सोचो कि इसको पिघलाया गया है सेम वायर को, तो दोनों का जो वॉल्यूम है, दोनों की जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो तो बराबर रही होगी। आयतन मतलब लेंथ इनटू एरिया। ये और ये वाला जो है, ये दोनों कैसे रहे होंगे, बराबर। याद रखिएगा, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि जब हम किसी चीज को पिघला देते हैं, मान लो ये लोहे की कोई चीज है, इसको पिघला के मैं कुछ और बना देता हूं, तो दोनों की जो वॉल्यूम है, दोनों का जो आयतन है, वो तो बराबर रहेगा। तो यहां से L से L कट गया और जो नया एरिया आ गया वो पहले का कितना हो गया, डबल। याद रखिएगा कि जो नया एरिया है वो पहले वाले का डबल हो गया। वैसे भी क्या टेंशन है भाई, अगर कोई ये वायर है, इसको मैं आधा कर दूंगा तो एरिया तो अपने आप डबल हो ही जाएगा, तो एरिया हो गया डबल। तो नया रेसिस्टेंस क्या हो गया, रो मतलब रेसिस्टिविटी, नई लंबाई कितनी हो गई, L/2, और नया एरिया कितना हो गया, 2A। भाई फॉर्मूला होता है ना, लंबाई बटे एरिया, तो लंबाई कितनी है नई, L/2, नया एरिया कितना है, 2A। फॉर्मूले में रख दिया तो कितना हो गया, ये 1/4, 2 2 जा 4, और ये बाकी का पहले वाला। तो देखो, रो L/A, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, यहां से क्या गया, पुराना वाला रेसिस्टेंस, तो जो नया रेसिस्टेंस है वो पुराने वाले के कितना हो गया, 1/4, 1/4 हो गया। तो इसमें आंसर कौन सा 1/4 का, ए वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए। ये समझ में आया, ये समझ में आ गया। बेटा दोबारा पढ़ लेना। सिंपल सी एक चीज सोचो यार, मैंने तो इतना ही पढ़ा कि एसी में भैया आरएमएस वैल्यू होती है, दोनों में 220 वोल्टेज हैं, एसी के 311 होंगे, डीसी के 220 ही रहेंगे। दूसरी बात कि ये अट्रैक्टिव होती है जबकि ये रिपल्सिव होती है, तो इस हिसाब से हमने अंदाजा लगाया कि भैया एसी ज्यादा खतरनाक। अब तुम्हें किसी को लग रही है डीसी ज्यादा है, तो पकड़ना, डीसी को पकड़ के देखना, तब अच्छे से अंदाजा होगा, ठीक है। वैसे पकड़ना मत, ये तो मैं वैसे ही कह रहा हूं, कहीं तुम जाके डीसी को पकड़ लो, मास्टर का नाम लगा लो अगर कुछ हो गया तो, ठीक है। ये समझ में आ गया ना अच्छे से कि इसमें क्या होगा कि जो नया लंबाई है वो पहले की आधी हो गई, तो दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी, जिससे एरिया क्या हो गया, डबल। नई लंबाई नए एरिया को फॉर्मूले में रखा तो पुराने का कितना कम हो गया, 1/4 कम हो गया, R/4। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आया हुआ क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में बांटा जाता है। देखो टेंशन तो पहली हो गई, तुम और मत दो, पहली बात तो बहुत ही बेकार हो, बस यार कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तुम तो मतलब हद्दी कर गई। ध्यान दूंगा आगे से। प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में बांटा जाता है,
फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस R इज कट इन n पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ एंड जॉइन पैरेलली, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो कहोगे थोड़े टफ क्वेश्चन है, तो एक बार बताओ, डेली इजी क्वेश्चन करोगे? थोड़ा सा तो लेवल बढ़ाऊंगा ना, ये सब समझा रखा है, थोड़ा सा तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना। प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में बांटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया, तो बताना है कंबाइन रेसिस्टेंस क्या होगा? कंबाइन रेसिस्टेंस क्या होगा? तो देखो एक R है, एक क्या है R, इसको 1 2 3 4 5 बराबर भागों में बांट दिया गया ना, n में, 5 में नहीं n में बांट दिया गया। तो आपसे पूछा है कि इसका कंबाइंड रेसिस्टेंस क्या होगा। तो इसको मान लेते कि आपको n वैन से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं क्या ले लेता हूं कि n की वैल्यू ले लेता हूं 5। कितने ले लेता हूं? 5। तो देखो हर एक पूरा टोटल R था, कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में, या कितने भागों में बांटा गया? n भागों में। इसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं तो इसको करने में बहुत आसानी हो जाएगी। कितने भागों में? n भागों में। तो ईच का एक एक का सबका कितना हो गया? R अपॉन n। नया रेसिस्टेंस कितना हो गया? R डैश R अपॉन n। अब इनको क्या किया गया? पैरेलल जोड़ा गया। तो क्या निकाल दो? R टोटल क्या कर देते हैं पैरेलल के लिए? रेसिप्रोकल कर देते हैं। कितने हैं? 5 है, मैं 5 लेके चल रहा हूं, इससे बहुत आसान हो जाएगा, थोड़ा समझना। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R अपॉन 5, 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 1 अपॉन R अपॉन 5। तो ये हो गया लगभग 5/R, 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 5/R। ठीक है, इसको क्या किया? R 5 पंजे 25, तो कितना हो गया? R/25। देखो जो अब इसको उल्टा किया ना मैंने, R टोटल, तो यहां पे 25/R था, इसका रेसिप्रोकल किया तो कितना आ गया? R अपॉन 25। अब हमने क्या मान के देखा था? हमने कितने लिया था? n की वैल्यू 5 ली थी, हमें क्या मिला है यहां पे? 5 का स्क्वायर मिला है, नहीं मिला है? तो मैं क्या कह सकता हूं, जो कंबाइंड रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? R अपॉन n स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, R अपॉन n स्क्वायर। R अपॉन n स्क्वायर। अरे भैया आज तो लाइक कर दो, क्यों मास्टर को तुम उसमें भेजना चाह रहे हो? क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? हिंदी का नहीं उसको, अरे टेंशन जो हो जाती है बहुत ज्यादा, अरे वो नहीं हो जाती, मतलब आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, टेंशन हो जाती है उसे। अरे मड़क नहीं हो जाती, कुछ और होता उसका नाम। अरे मास्टर उसमें डिप्रेशन में, हाँ डिप्रेशन में भेजना चाह रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तुम कहे जाओ, होता है किसी दिन, गुरु पे भी डाउट होता है, पर कोई बात नहीं, हम तुम्हें फिर से समझा देंगे। हम AC DC ट्रांसफार्मर तुम्हें बांधना सिखा देंगे। हाथ का रोजगार है तो हुनर है आदमी का। हो सकता है तुम में से इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादा हो, ALP ग्रुप डी के ज्यादा जानते हो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कमजोर हो, तो कोई बात नहीं, बता देंगे। ये भी गलत कर दिया है, ये कहां से गलत कर दिया? इसका सही आंसर है R अपॉन n स्क्वायर। ये सही है नहीं है? बेटा तुम 4 लेके कर लो तो भी, अगर 4 लेके करोगे तो ये हो जाएगा R/16, तब भी तो n का स्क्वायर हो रहा है, तब भी तो आप n का स्क्वायर कर रहे हो। चलो इसको छोड़ दो, नहीं आ रहा मान लेते हैं n से। आपने 5 लिया, मैं तो आपको आसानी से समझाने के लिए लिया था। चलो नेक्स्ट इसी का R अपॉन n मान के कर लेते हैं। ठीक है, कितने हैं ये? n है, तो 1 अपॉन R टोटल कर लेते हैं, 1 अपॉन Rn, 1 अपॉन Rn। इस तरीके से कहां तक है? n तक जा रही है गाड़ी। ठीक है, तो इसका कितना रेशियो आ गया? इसको उल्टा कर देंगे, n अपॉन R प्लस, और ये कहां तक जा रही है? n तक जा रही है, तो R कॉमन ले लिया, n प्लस n प्लस n प्लस n
तब भी तो ये कितना आ रहा है, एन स्क्वायर अपॉन आर, और उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन एन स्क्वायर। तो मैंने अगर आपको क्या लिया था, 5 लेके किया था, तो कौन सी मैंने तबाही कर दी थी, वो सही था, डी वाला ऑप्शन। 5 लेने से या 2 लेने से या 3 लेने से क्या होगा, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। एन वेन से समझने में प्रॉब्लम आती है, आपकी मर्जी है, वैसे करना चाहें तो अच्छा है, नहीं तो आपको जैसा आता है वैसा कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। यदि किसी चम्मच को निकिल के साथ विद्युत लेपित करना हो तो क्या करना सही है। यदि किसी चम्मच को, इफ अ स्पून इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद निकिल देन विच इज करेक्ट। जल्दी बताइए, अगर निकिल स्पून के ऊपर, चम्मच के ऊपर आपको चढ़ाना हो निकिल, तो कौन सा क्या बनाना पड़ेगा, बताइए। तो इसका आपका है कि अगर निकिल सल्फेट में डुबो दो, स्पून को एनोड और प्योर निकल को कैथोड बना दो, स्पून को कैथोड बना दो और निकिल को एनोड। तो कल मैंने एक चीज याद दिलाई थी आपको कि जब भी आपको किसी के ऊपर कुछ चढ़ाना हो, सर इसको हटा दीजिए क्वेश्चन को, तो आप इसको कैथोड बनाओ। क्या बनाओ, कैथोड, मतलब नेगेटिव वाला जो होता है, और जिसकी परत चढ़ानी होती है उसको बनाओ एनोड। और कल मैंने आयरन का केस बताया था, किसका बताया था, आयरन का। तो अभी क्या है, निकिल, तो निकिल को आपको क्या बनाना होगा, एनोड। और स्पून चम्मच है, तो चम्मच को आपको क्या बनाना होगा, कैथोड। ये कल बताया था अच्छे से। तो ये बन जाएगी कैथोड, चम्मच, ये बन जाएगा एनोड, और निकिल इस पे पूरे पे, चम्मच पे, उसके ऊपर कवरिंग कर देगा, इसकी परत जम जाएगी। तो इसका ऑप्शन है सी वाला कि स्पून इज कैथोड एंड निकिल इज एनोड। क्वेश्चन नंबर 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4, भैया मास्टर पेन आता, अब तुम कहीं और ढूंढ लो। देखो ये लिख रही, एक बहुत बड़ी ये साइट है, इस पे क्या लिख रही है कि कौन सा ज्यादा होगा, दोनों ही नुकसानदायक होंगे, आपको एसी का लगे या डीसी का। इन्होंने कह रखा है कि अगर शुरुआत की बात करें दोनों का, मान लेते हैं डीसी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी कांस्टेंट स्ट्रेंथ है, उसको एसी से 4 गुना मैग्नीट्यूड चाहिए, 4 गुना इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, उतना ही अमाउंट, उतनी ही फिजिकल डैमेज करने के लिए जितना कि एसी करंट, क्योंकि एसी में जो एक क्लोज लूप बन जाता है, ठीक है, बार बार अल्टरनेटिंग डायरेक्शन बदलने की वजह से। तो अगर डीसी का आप 4 गुना दोगे तब उतना ही करंट आएगा। और इसमें कहा है अगर एसी के कांटेक्ट में आने से आपको जो हजार्डस, दिल के जो दौड़े पड़ेंगे वो ज्यादा होंगे, मतलब जो चोट लगेगी या डैमेज होगी वो एसी के कांटेक्ट में आने से ज्यादा होगी। और इन्होंने फिर समराइज किया कि एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। और आपके लिए सावधानी है कि आप इनसे दूर रहें। पर आप लोग मुझे क्या समझ रहे हो, मूर्ख। एक क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन क्या, वो रेशियो गलत उतार दिया था, तो आपने समझा मास्टर है बेकार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया? एसी में, एसी मतलब भारत में अल्टरनेट करंट की प्रेस्क्राइब फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी। सही है। तो मैं भी तो कह रहा था एसी ज्यादा डेंजरस है। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तुम लोग नहीं करोगे तो करेगा कौन ऐसा? मुझे भी तो समझ में आनी चाहिए कि जिनके लिए मैं इतना करता हूं वो लोग मेरे लिए कितना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस? सर जल्दी जल्दी करा दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस? डीसी। इलेक्ट्रोलाइसिस अभी बताया था कौन सा यूज होता है, मतलब कौन यूज होती है इलेक्ट्रोलाइसिस में? डीसी। जो पहले के 2 क्वेश्चन थे अच्छे से करना बार बार, और दोनों सही थे वो। अब तो सही हो गया, मन करे तो लाइक कर देना। अब जो कह रहे हैं वो कहते रहिए डीसी ज्यादा होती है, नहीं होती है, क्योंकि मेरे पढ़ने से जितना मैंने पढ़ा उतना तो एसी ज्यादा डेंजरस होती है। नेक्स्ट आ जाता है, वोल्ट मीटर और एमीटर शोज द डैश वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट। जो वोल्ट मीटर और एमीटर होते हैं वो कौन सी वैल्यू देते हैं? आरएमएस, पीक, दोनों, कोई सी नहीं? आरएमएस वैल्यू कौन सी वैल्यू दिखाते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, both AC and DC have equal voltage, which of the two have larger actual value of voltage? AC और DC में दोनों में इक्वल वोल्टेज बता रखे हैं, 220 वोल्टेज। दोनों में ज्यादा किसके हैं? लार्जर एक्चुअल वैल्यू किसकी ज्यादा है? बेटा बस एक वो रेशियो लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी तो तुम लोगों ने आज बता दिया, ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं। बेटा सीधी सी बात है, किसकी ज्यादा होगी एक्चुअल वैल्यू? एसी की, क्योंकि आपको पता है कि एसी में जो पीक वोल्टेज होती है वो क्या होती है? √2 RMS। तो अगर आप 220 वोल्टेज का √2 करोगे तो लगभग 311 वोल्ट के करीब आएगा, और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है पीक, किसकी? एसी की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एसी, ए। क्वेश्चन नंबर 8, तुम जितना लिख रहे हो डीसी वाले, तुम एक बार पकड़ के देख लो, और नहीं तो कम से कम पकड़ के मत देखो, वेबसाइट से किसी से चेक कर लो। तुम सारे फेराडे बन रहे हो तो एक बार चेक कर लो, फिर बन लेना। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी? ये एसी इलेक्ट्रिसिटी लिखना चाहिए था मुझे यहां पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में एसी इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा यूज होता है? एसी प्रत्यावर्ती धारा, हिंदी में तो सही लिख दिया है। एसी इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा यूज होता है? ट्रांसफॉर्मर, बैटरी, सेल, कोई नहीं।
तो ए वाला ट्रांसफॉर्मर यूज होता है स्टेप डाउन स्टेप अप करने के लिए। और अब दोबारा से बता दे रहा हूं, NS अपॉन NP इक्वल टू VS अपॉन VP, सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी। इसका एक से ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी दूसरी वाली जो होती है उसके टर्न्स ज्यादा होंगे और पहली वाली के टर्न्स कम, मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड दी। देखो अब मैं ये क्वेश्चंस लगवा दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, और आप लोग इनका आंसर लाइव के बाद में कमेंट में दे दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा गैप देके सारे क्वेश्चंस आपके सामने लग जाएंगे। आप वीडियो को दोबारा चला के पॉज करके आप इनके आंसर उसमें दे देना कमेंट्स में, ठीक है। या एक आध क्वेश्चन और कर लो, 9वां तो कर ही लो, 9th वाला तो कर ही लो, तो उसके बाद में फिर हम लोग कल नए तरीके से दोबारा से AC/DC इन सबको पढ़ते हुए चलेंगे। कल थोड़ी लंबी क्लास रखते हैं, ठीक है, इन सबको निपटाएंगे आज का भी। ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल में। फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन 10 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड इन अ नाइक्रोम वायर ऑफ 15 ओम फॉर 2 मिनट। अगर किसी नाइक्रोम तार के अंदर से 2 मिनट तक विद्युत धारा बहती है तो ऊष्मीय ऊर्जा कितनी उत्सर्जित होगी। फिर से एक बार कह रहा हूं, लाइक कर देना प्लीज, ठीक है, नहीं तो डिसलाइक कर देना। निकाल लेना आप लोग। देखो इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। 10 एम्पियर 15 ओम और 2 मिनट। तो करंट दे रखा है एम्पियर में 10 एम्पियर, आर दे रखा है 15 ओम, टाइम दे रखा है 2 मिनट। तो पहले इस टाइम को चेंज करो सेकंड में। तो टाइम सेकंड में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेकंड, ठीक है। आपको पता है हीट एनर्जी का फॉर्मूला I² RT, आई की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर, R 15, टाइम 120। अब इसको जूल किलो जूल में सारे आंसर हैं तो 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100, 15, 120 बटे 1000, 1 2 3, 1 2 3, कितना रह गया 15 12 180, 15 दूनी 30 की जीरो आंसर लगा 3, 15 15 3 18 किलो जूल, 180 किलो जूल, आंसर नंबर सी, ठीक है। आंसर नंबर सी। गलत कर रहे हो सारे के सारे, मतलब बहुत सारे सही कर रहे हैं और बाकी गलत कर रहे हैं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और जितने क्वेश्चन हैं 10 11 12 लगभग 14 क्वेश्चन है, इन 14 क्वेश्चन 15 एक बार आप लोग इनके आंसर मुझे कमेंट में दे दीजिएगा। बाकी 5 10th 11 12th 13 14 15 क्वेश्चंस के, बाकी को मैं कल करा दूंगा, ठीक है। क्लियर है ना। 180 हीट एनर्जी का फॉर्मूला था जूल्स लॉ से डायरेक्ट I² RT, आई की वैल्यू रखी, आर की रखी, टी की रखी, टाइम को सेकंड में कर देना था बस, और किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, ठीक है। और तुम लोग परेशान मत हो ना, वो कहते हैं ना आज असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आज हम कमी देखेंगे, सुधार करेंगे। जब तक नहीं पढ़ाएंगे, जब तक मतलब इसको तुम्हें समझाएंगे नहीं, नींद चैन को त्यागो हम, ठीक है। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भैया हमें उनमें से कल फिर से करेंगे और सीखेंगे, ओके। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, बुरा लगे तो डिसलाइक करना भी मत भूलना। और आज के सेशन का जो मजा नहीं था वो बाद में दोबारा बुला लिया जाएगा मजे को, ठीक है। कभी कभी हो जाता है यार, तुम लोग हर चीज को है ना मतलब
कभी कभी जो परेशानी आती है उन्हें सीखना, मतलब उन्हें झेलना सीखो। सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना, और हमारी आरआरबी की टेस्ट सीरीज आ गई है, उसको भी लेना, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। आ जाना, आज की चीजों को कल अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।